सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इस नए टॉपिक के लिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि 8 मार्क्स का आता है, और इसके साथ आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो कृपया करके स्टार्टिंग से ही देखिएगा। ओके, सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स की जर्नी इस चैप्टर से शुरू किए हैं, और मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर का बैकग्राउंड बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हाई वेटेज वो तो आपने देख ही लिया, 8 मार्क्स। ठीक है, बेस फॉर एंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। अगर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है ना, तो ये टॉपिक हमारा उसके लिए बेस होता है। मतलब ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से किया है तो इंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट थ्योरी एमसीक्यूज, इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्टली थ्योरी एमसीक्यू आते हैं, और थ्योरी एमसीक्यू का मतलब है क्वेश्चन पढ़ा और सीधे ओएमआर, क्वेश्चन पढ़ा सीधे गोला लगा दिया। मतलब टाइम सेवर क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से। अब सोचो तुम 7 से 8 क्वेश्चंस अगर थ्योरी आने वाले हैं, सारे इसी चैप्टर से आने वाले हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर, क्योंकि वो 8 क्वेश्चंस तुमको बहुत कम समय लेंगे पेपर में और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड वही मैंने लिखा हुआ है कि टाइम सेवर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए सर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता दूं, फॉर दोज पीपल हु डोंट नो मी, माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years of experience post CA. I am an educator by passion, by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। I'm having work experience with MNCs and educator for Foundation Paper 3 Maths, LR, Statistics. लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशंस हमने कर लिया है, और अब हम स्टैटिस्टिक्स में एंटर कर रहे हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं आपको, और इंटरमीडिएट लेवल में पेपर नंबर 3 है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। क्लास की टाइमिंग्स देख लीजिए सर। स्पेशल क्लास की बात करूं तो दोपहर को 12 बजे, जिसमें जून 22 मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनका रिवीजन लिया जा रहा है एमसीक्यू प्रीमियर लीग और वन शॉट रिवीजन्स के थ्रू। और इवनिंग में आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लास में ले रहा हूं, जिसमें मैं आता हूं शार्प 8 PM, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके साथ साथ हमारी प्लस में एग्जिस्टिंग बैच भी चल रही है और नई बैचेस भी आने वाली हैं। तो मैं आपको 16 जून वाली जो एकाग्रता बैच होगी उसमें पढ़ाने वाला हूं फुल सिलेबस, अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक से पढ़ने वाले हैं तो। And this is Bahubali team. I'm proud to be part of this wonderful team, which is the most favorite team across the nation. And ये है हमारे पूरे टाइम टेबल, लाइक बाहुबली टीम का यूट्यूब टाइम टेबल ऑन बोथ द चैनल्स। और ये है सर जो हमारा अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, वहाँ जो इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो उसमें कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट और कौन से एजुकेटर आते हैं वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होती है और फ्री होती है। हालांकि तुम लोगों को हम स्पेशल क्लास में भी डेली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जून के एग्जाम के बाद। लेकिन फिर भी अगर तुम प्लस लेने का सोच रहे हो और तुम्हें प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेना है, तो बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करके देख लो। जून वालों की स्पेशल क्लास या क्विजेस में एक बार आके देख लो, तो तुमको प्लेटफॉर्म कैसा है ये पता चलेगा। एंड एकाग्रता नवंबर दिसंबर 2022 बैच इज ऑल्सो अनाउंस्ड, तो जल्दी से जाके अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बैचेस को ज्वाइन कीजिए। तो मैं तो हूं कंप्लीटली तैयार आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग भी तैयार होंगे। जल्दी से लाइव चैट में बताइए हाउस द जोश। सर सुपर हाई। सर आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? सो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो सीरीज में आप लोगों को ले रहा हूं बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल टू आउट ऑफ द टाउन, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का लिंक ब्रेक हो, इसलिए मैंने आर्काइव वीडियोस में से यहां पर आप लोगों के लिए ये वीडियोस प्रस्तुत किए हैं, ताकि मुझे लाइव भी ना आना पड़े और आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही मैं वापस आऊंगा अपने स्टूडियो में, वापस से मैं लाइव चालू कर दूंगा। लेकिन जोश 1% भी कम नहीं होना चाहिए, इवन इफ इट इज आर्काइव प्री रिकॉर्डेड वीडियो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइव चैट को मैं मॉनिटर कर रहा हूं, और प्रीमियर के अंदर भी लाइव चैट तो चलती ही है। तो लाइव चैट में इंटरेक्टिव रहिएगा, वहां पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग टॉपिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फुल हाई जोश। एक बार चालू करने से पहले पूछूंगा हाउस द जोश? सुपर हाई सर। चलिए, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कल हमारा कुछ भी एड ऑन नहीं हो पाया था, तो भले ही लेक्चर 4 है लेकिन एसेंशियली ये लेक्चर 3 ही है, क्योंकि सर कल हमारा कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ था, हमने सिर्फ रिवाइज किया था। तो फटाफट आज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है,
कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन होता है, ये भी आपको पता है। ये वर्ड्स कैसे याद रखेंगे उसकी ट्रिक भी आपके सामने है। पब्लिकेशन आपको दिए हुए हैं, एन ए अकबरी और अर्थशास्त्र। उसके बाद सर कहाँ यूज होता है ये भी आपको पता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिमिटेशन की, वो भी आप पढ़ चुके हो, डेटा पढ़ चुके हो, वेरिएबल पढ़ चुके हो। फिर सर डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है हमने कल रिवाइज कर लिया, कॉन्टिन्यूस रिवाइज कर लिया। मनी को कॉन्टिन्यूस क्यों माना जाता है ये भी आपके दिमाग में एकदम क्लियर है। कलेक्शन ऑफ डेटा में 4 मेथड्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अगर रिस्पोंडेंट से मिलके जा रहा हूं, डायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। अगर रिस्पोंडेंट से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। आईसीएआई का कौन सा एग्जाम्पल हमको रटना है? अगर पर्सनल इंटरव्यू तो नेचुरल कैलेमिटी आईसीएआई का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू एसोसिएटेड पर्सन। आज मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज भी होमवर्क देने वाला हूं, तो तैयार रहना भाई। टेलीफोनिक इंटरव्यू, अगर आप फोन के ऊपर बात करते हो, बढ़िया मेथड है, क्विक है, महंगा भी नहीं है, लेकिन सर नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, गजब बेइज्जती हो जाती है यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट, इंटरव्यू मेथड के ये पैरामीटर्स। एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो मिलने जाओगे तो सामने वाला प्रॉपर बताएगा, फोन करोगे एक्यूरेसी नहीं रहेगी। कवरेज की बात करूं कि कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो कम समय में, टेलीफोन में ज्यादा, मिलने जाओगे समय लग जाएगा। नॉन रिस्पॉन्स की बात करूं, गजब बेइज्जती, यहां दोनों में कम, वहां पे ज्यादा। ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनर तो घनघोर बेइज्जती है सर, इसमें तो बताने की बात नहीं है। क्वेश्चनर मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें आप प्रॉपरली सीक्वेंस फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखते हो और फिर इन क्वेश्चन को मेल कर देते हो। मेल का मतलब पोस्ट वाला मेल भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, लेकिन सर यहां पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है। ऑब्जर्वेशन मेथड, मैंने लोगों को बोला लाइन लगा दो, मैं वेइंग मशीन से तुम्हारा वेट कैलकुलेट करूंगा। मेथड अच्छी है, अपनी आंखें बाहर निकाल कर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, आंखें बाहर निकाल कर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, लेबोरियस मेथड है। एक्यूरेट बहुत है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लो कवरेज और बहुत लेबोरियस मेथड है। फिर ये देखो सर, ये बैठे हुए हैं हमारे इन्यूमरेटर, ये बैठे हुए हैं हमारे रिस्पोंडेंट, ये लेकर गए हैं क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर। ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड है सर। चलिए, सेंसस आपको बता चुका था और अब मुझे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करना था, लेकिन अब मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूं। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज वाली बात थी, मैंने आपको गूगल करने को बोला था। ये सारे पार्ट्स आपने गूगल कर लिए होंगे, सेबी, आईआरडी, आरबीआई, ये सब क्या होता है बीसीके में वैसे भी आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट, है ना, इसको हटा रहा हूं और शुरू करते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा के टॉपिक से। यहां से हमको आज की शुरुआत करनी है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। क्या चल रहा है भाई वहां पर? बहुत हंसी मजाक चल रहा है? ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हंसी मजाक है ना, तो ठीक है। और भैया अगर मजा आने लगे ना, वीडियो लाइक करने में परहेज मत करना। क्यों? क्योंकि वीडियो लाइक करने का तो टैक्स भी नहीं लगता है, पक्का जीएसटी तो नहीं लगेगा? अरे नहीं भाई, क्यों लगेगा? तो मजा आ रहा है तो लगाना, हाँ बिना मजा आए अगर तुमने लाइक दबा दिया तो जीएसटी जरूर लग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। स्क्रूटनी ऑफ डेटा। अब ना थोड़ा क्वालिटेटिव बातें करते हैं। हमने मेथड बहुत समझ ली, लेकिन एक बात समझो यार, जब मैंने तुमको एक काम दिया है, जैसे मैंने तुमको एक टास्क दिया कि भाई तुम ना तुम्हारी सोसाइटी में जितने भी अंकल लोग हैं उन लोगों से एक फॉर्म भरवा के लाना। उसमें एक सर्वे फॉर्म जैसा था जिसमें आप जानना चाहते थे बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे उनकी राय क्या है, ABCD पॉइंट्स। और उस सर्वे का सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स थे ना, उसमें था नाम, मोबाइल नंबर और एज और डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके 3-4 बेसिक चीज, ताकि पता चले कि सामने वाला क्या एज का बंदा है और उसकी क्या माइंडसेट है। इसलिए एज भी पूछा था, डेट ऑफ बर्थ भी पूछा था, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। और साथ में मैंने उसका मोबाइल नंबर भी पूछा था कि कल को मुझे कांटेक्ट करना हो तो पता रहे कि वो बंदा कौन है। अब अगर मैं तुमको काम देता हूं कि लो भाई ये अंकल से फॉर्म भरवा के लाओ, तुमने एक अंकल से पूछा अंकल आपका नाम बताएंगे, अंकल ने नाम बता दिया। तुमने अंकल से पूछा अंकल मोबाइल नंबर आपका, तुमने मोबाइल नंबर लिख दिया। अंकल ने तुमको पता मोबाइल नंबर क्या बताया है? अंकल ने तुमको मोबाइल नंबर बताया है, ये अंकल ने तुमको मोबाइल नंबर बताया है 61124358 और तुमने ये मोबाइल नंबर लिख दिया फॉर्म में और तुमने कुछ दूसरा काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया उनसे। क्या ये समझदारी वाली बात थी? अरे भाई बताओ, क्या ये समझदारी वाली बात थी? अगर मोबाइल नंबर पूछा है तो 10 डिजिट का तो होना चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस है ना। दिस इज नॉट ऑफ 10 डिजिट। इसका मतलब अगर तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया है, तुम्हें डेटा कलेक्शन का काम दिया है, तो दिमाग बंद करके नहीं जाना है, दिमाग खुला छोड़ के चलना है। क्या करना है? दिमाग बंद करके नहीं जाना है, दिमाग खुला छोड़कर चलना है सर हमको।
कि सामने वाला अगर हमको डेटा देता है और अगर हमको देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये तो गलत डेटा है, तो बोलने का, शर्माने का नहीं, बोलने का, अंकल आपका मोबाइल नंबर 6 डिजिट का कैसे, अरे सॉरी 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 बेटा, सही वाला नंबर लिखो। अंकल तुमसे मजे ले रहे थे, लेकिन अगर तुम स्मार्ट होगे तो अंकल पकड़ में आ जाएंगे, और तुम स्मार्ट नहीं होंगे तो अंकल तुम्हारे मजे ले जाएंगे। समझे भाई? कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात? कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर कि मोबाइल नंबर 9 से स्टार्ट होना चाहिए, 8 से या 7 से। ऐसा जरूरी नहीं है, आजकल 6 वाले भी नंबर आ गए हैं, 6 वाली सीरीज भी आ चुकी है मोबाइल नंबर में, तो वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज 10 डिजिट, कि अभी तक इंडिया में 10 डिजिट के सिवा मोबाइल नंबर नहीं है। तो इसको बोलते हैं सर डेटा को चेक करते चलना है। क्या करते चलना है? डेटा को चेक करते चलना है। ठीक है, एक और चीज तुमने अंकल से पूछी ना, ध्यान से सुनना। अब एक और चीज तुमने अंकल से पूछी, तुमने अंकल से पूछा अंकल आपकी एज क्या है? अंकल ने बोला मेरी एज है 35। फिर तुमने अंकल से पूछा कि अंकल आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? तो अंकल जी ने डेट ऑफ बर्थ भी तुमको बता दी है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1989। अब यहां पर भी तुमको थोड़ा सा चेकिंग करना चाहिए, यहां पर भी तुमको चेकिंग करना चाहिए कि सामने वाला अगर 35 एज बता रहा है, आज 2022 चल रहा है, 1989 उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उनकी एज तो 33 होनी चाहिए। मुझे इसमें डाउट हो रहा है भाई, 35, तो या तो उन्होंने 35 एज गलत बताई है, या तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है। तो एज अ डेटा कलेक्टर, मतलब इन्यूमरेटर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को चेक करने की? ये समझ में आ रही बात? गड़बड़ हो रही है ना यहां पर, है ना, गड़बड़ हो रही है बात यहां पर। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये जो मैंने इस पेज में किया है ना, ये जो 2 काम मैंने इस पेज में किए, एक ये वाला काम मोबाइल नंबर को चेक करने का कि वो 10 डिजिट का था कि नहीं, और फिर डेट ऑफ बर्थ और एज को वेरीफाई करने का काम, ये दोनों काम कहलाते हैं स्क्रूटनी। तो कितने बच्चों को स्क्रूटनी वर्ड का मतलब समझ में आया? सर स्क्रूटनी का मतलब होता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। ये जो मैंने मोबाइल नंबर वाली बात करी थी ना, वो एक्यूरेसी हो गई कि भाई गलत ही आंसर है ऑब्वियसली। अगर कोई 6 डिजिट का नंबर दे रहा है तो मोबाइल नंबर गलत है, एक्यूरेट नहीं है, गलत आंसर दिया उन्होंने। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मैच करना। तो तुमने किसको किसको मैच किया? डेट ऑफ बर्थ वर्सेस एज को मैच किया ना तुमने, दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। तो कितने बच्चों को ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि स्क्रूटनी के अंदर हमको करना होता है डेटा का एक्यूरेसी का चेकिंग और कंसिस्टेंसी का चेकिंग। परफेक्ट सर, ओके कूल, वेरी गुड। फेकू अंकल है, हाँ जी। सो इसको बोलते हैं स्क्रूटनी। जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए अगर आप लोगों को स्क्रूटनी वर्ड का मतलब समझ में आ गया है। स्क्रूटनी ऑफ डेटा का मतलब एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को चेक करना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? देयर इज नो रूल फॉर इट। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर हमारे पास कोई रूल होगा क्या, कि हम लोग नोटबुक में रूल बना के चले गए कि ये कर लिया तो स्क्रूटनी चेक होगी। नहीं यार, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आज तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तुम वो इंटेलिजेंट इनफ होने चाहिए कि तुम्हें खुद उस समय पे दिमाग चले। ठीक है, जैसे मालामाल वीकली में, मालामाल वीकली एक मूवी आई थी, उसमें वो परेश रावल जो है जाता है, ठीक है, परेश रावल जाके पूछता है, उसको सर्वे का काम मिलता है, वो जाके पूछता है, कहता है कि आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हुई है। तो उसने टिक कर दिया क्वेश्चन आर में नो। फिर क्या पूछता है? आपके कितने बच्चे हैं? ले फटके पड़े उसको। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं होता, मतलब तुमको सोच के चलना है ना। दूसरे तुमने बोला अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? उसने बोला 3। क्या आपकी शादी हो गई? अरे फिर फटके पड़ गए। तो दिमाग लगा के सवाल पूछो ना यार, कुछ भी थोड़ी जाके पूछना है, दिमाग लगा के सवाल पूछना है थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कौन से वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, मालामाल वीकली वाला। ठीक है ना, कूल, बढ़िया है सर, नो प्रॉब्लम, गुड। तो देयर इज नो रूल फॉर इट। आपको अपना इंटेलिजेंस खुद लगाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, मतलब थोड़ा शांति रखो, सामने वाला भड़क ना जाए, सोच समझ के थोड़ा सा प्रोसेस करके माइंड में, है ना। जैसे तुमने ये देखा था तो फिर तुमने खुद पहले कैलकुलेट किया कि मेरे हिसाब से डेट ऑफ बर्थ ये होती है तो एज इतनी आनी चाहिए, उसको डबल चेक करो, फिर सामने वाले को बोलो कि अरे सर मुझे लगता है आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है कैलकुलेशन में। अरे हाँ यार मैं सोचा था कि यार 2019 चल रहा है, मैं तो कोविड के बाद का टाइम ही भूल जाता हूँ, मुझे लगता है 2019 ही चल रहा है, इसलिए मैं तुमको एज तुम्हारी कम बताया था मेरी। सही कर दो उसको, सही कर दो भाई, सही कर दो। ऐसा हो जाता है, लोग कभी कभी इनोसेंट भी होते हैं, जानबूझ के गलत नहीं लिखना चाहते, लेकिन तुम एज अ इन्यूमरेटर, तुम्हारा तो राइट, तुम्हारा तो ड्यूटी है ना
कि सही डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। चलो गुड। नाउ एक्सपीरियंस से भी पता चलता है ना भाई, एक दो जगह अगर फटके खाओगे, जैसे वो परेश रावल जी खाए थे, उसमें एक दो जगह अगर तुम फटके खाओगे तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा, फिर उसके लिए दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल कंसिस्टेंसी, हम ये पढ़ चुके हैं, बस इसकी डेफिनेशन पढ़नी बाकी है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, डेट ऑफ बर्थ और एज को मैच कराने का, दैट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। एक और एग्जांपल लेता हूं आपकी क्लैरिटी में, आपको क्लैरिटी देने के लिए एकदम। देखो, आपने ना एक रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन के डेटा पर आपने एक रिपोर्ट निकाली। आपने देखा कि एक सिटी ए है, देयर इज अ सिटी, उस सिटी का नाम है सिटी ए, सिटी ए। सिटी ए में दिया हुआ है कि सिटी ए का एरिया इज 100 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि सिटी ए की पॉपुलेशन जो है दैट इज 50,000 पर्सन, और फिर वहां पर डेंसिटी दी हुई है कितनी होनी चाहिए डेंसिटी भाई, डेंसिटी दी हुई है 450 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। लो भाई, ये ऐसा रिपोर्ट में दिया हुआ है, ये तुमने इंटरनेट से डाउनलोड करी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट में ये सब चीजें दी हुई हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये रिपोर्ट सही डेटा दिखा रही है? देखो सर, अब मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं मानूं कि एरिया सही है और पॉपुलेशन सही है, तो फिर डेंसिटी गलत हो जाएगी, और अगर मैं मानूं कि डेंसिटी सही है तो इन दोनों में से कोई एक गलत होगा। मतलब ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए आपस में, इंटरनली मतलब विद इन द रिपोर्ट एक डेटा दूसरे डेटा से मैच करना चाहिए, विद इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर उसी व्यक्ति का एज और उसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ आपस में मैच करना चाहिए। वैसे सेम रिपोर्ट के अंदर एरिया पॉपुलेशन अगर दिया है तो डेंसिटी भी मैच करनी चाहिए ना, ये तो गलत आ रहा है। सही डेंसिटी तो आएगी आपकी कितनी, सही डेंसिटी होगी आपकी 50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो सही डेंसिटी तो आपकी 500 होनी चाहिए। कितने लोगों को इंटरनल कंसिस्टेंसी समझ में आ गया? जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए। हैव यू अंडरस्टूड इंटरनल कंसिस्टेंसी? एवरीबडी प्लीज टेल मी। आपस में बातें कम, पहले यहां पर ध्यान दीजिए और यहां का जवाब दीजिए सारे बच्चे क्विकली। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर ये होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आराम से तुमको समझ में आएगी भाई, कोई बात है क्या। व्हेन टू और मोर सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा आर गिवन वी शुड चेक कंसिस्टेंसी अमॉन्ग देम। अब यार एक बात बताओ, डेंसिटी, एरिया और पॉपुलेशन ये आपस में संबंधित है ना, रिलेटेड है ना, तुम चेक कर सकते हो। अब कोई बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर एक व्यक्ति का नाम है अमित और उसका डेट ऑफ बर्थ तो आ रहा है 1996 का, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला ये कौन सा रिलेशनशिप है भाई, तो किसी का नाम अमित है तो वो 1996 में जन्म नहीं ले सकता क्या? भैया कंसिस्टेंसी चेक भी करनी तो थोड़ा लॉजिक तो लगाओ कि डेट ऑफ बर्थ और एज, डेंसिटी, एरिया, पॉपुलेशन, कुछ भी मतलब नाम और मोबाइल नंबर मैच कर रहे हैं। अरे सर उसका नाम तो भानु है लेकिन उसका मोबाइल नंबर तो 7 से चालू हो रहा है। अरे तो क्या मतलब भानु नाम वालों का 9 से चालू होता है? कुछ भी है वही मतलब, ठीक है, समझ गए ना? ओके, ये था स्क्रूटनी ऑफ डेटा। तो इसके साथ बहुत बहुत बधाई हो, अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। कलेक्शन ऑफ डेटा इज डन। नाउ वी आर गोइंग इनटू द अदर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी सर बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें बड़ा मजा आएगा क्योंकि इसमें मैं आपको सुंदर सुंदर से डायग्राम दिखाऊंगा, ऐसे डायग्राम दिखाऊंगा जिनको मैंने खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके लिए शांति से बैठकर बनाया है, कलरफुल वे में, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला भाई, टेंशन मत लेना आप लोग, बिल्कुल बस एक्साइटेड रहो, एनर्जेटिक रहो और इंटरेक्टिव रहो। चलिए कूल। अब प्रेजेंटेशन के ना दो तरीके होते हैं, एक बिफोर एनालिसिस और एक आफ्टर एनालिसिस। मैं बढ़िया सी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूं और इस चीज को समझाता हूं। अभी मैंने पेन रख दिया है,
प्रेजेंटर रख दिया है, ध्यान से सुनना। मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारी सोसाइटी में जितने भी अंकल हैं उन सारे अंकल से ना डेटा कलेक्ट करना, और मैंने तुमको एक प्रॉपर फॉर्म दिया था कि लो भाई इस प्रॉपर फॉर्म को लेके भर के लाओ। अब जब तुम सारे लोग अपने अपने सोसाइटी का फॉर्म लेकर आए, डिफरेंट पेजेस तुमने मुझको दिए, तो मैंने बोला यार ऐसे मैं कागजों में तो एनालिसिस कर नहीं पाऊंगा, मुझे कंप्यूटर में करना है ताकि कम समय में मैं डेटा एनालाइज कर सकूं, मुझे चीजों की समरी बनानी है। तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई, एक्सेल शीट। मैंने एक टेबल बनाई एक्सेल शीट। एक्सेल शीट बनाने के लिए ना पहले मुझे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ता है कि मैंने एक कॉलम रखा होगा जिसमें सबका नाम रखा होगा, दूसरे कॉलम में सबका डेट ऑफ बर्थ रखा होगा या मोबाइल नंबर रखा होगा, तीसरे में सबका डेट ऑफ बर्थ रखा होगा, चौथे में सबका एज रखा होगा। फिर जो भी मेरे क्वेश्चंस थे उनका एक मैंने टैब बनाया होगा कि इस वाले क्वेश्चन का पर्सन 1 ने क्या आंसर दिया है, पर्सन 2 ने क्या दिया है, पर्सन 3 ने क्या दिया है। ऐसे करके कॉमन टेबल बनेगी। आई होप आप फील कर पा रहे हो मैं किस टेबल की बात कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग फील कर पा रहे हो। हाँ सर, फील तो कर पा रहे हैं। अब सुनना, ये भी तो एक तरह का प्रेजेंटेशन हो गया ना, क्योंकि अभी तुम डेटा को एनालाइज नहीं किए हो, पर डेटा को एनालाइज करने से पहले, डेटा को एनालाइज करने से पहले तुमने उसको बढ़िया तरीके से सजाया है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचने से पहले उसको व्यवस्थित कर देते हैं ना, तो आइडियाज अच्छे आते हैं। मतलब आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट अगर जिस जगह पर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूं, अगर वो प्लेस बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अरेंज, साफ सुथरी रहती है ना, तो चीजें प्रोडक्टिवली होती हैं। कम समय में मैं ज्यादा काम कर पाता हूं, मैं एफिशिएंट वर्क कर पाता हूं। बिल्कुल सेम चीज होती है डेटा को एनालाइज करने में। अगर डेटा को एनालाइज करने से पहले आपने ग्रुपिंग कर दी है, प्रॉपर अरेंज कर दिया है, प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको बांट दिया है, तो फिर डेटा को एनालाइज करना थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है। कितने लोग इस अप्रोच से एग्री करते हो, जल्दी बता दो। सर बिल्कुल इस अप्रोच से हम एग्री करते हैं सर, होता ही है ये। ठीक है, ये तो हो गया सर बिफोर एनालिसिस। फिर क्या हुआ, जो भी टेबल मेरे पास थी उस टेबल को मैंने एनालाइज किया, और एनालाइज करके ना मुझे कुछ कुछ पॉइंट समझ में आए कि जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है उनका सोचने का नजरिया थोड़ा ऐसा है, जिनकी एज 40 से प्लस है उनका सोचने का नजरिया वैसा है। मतलब मुझे अपनी फाइनल रिपोर्ट बनानी है, वो फाइनल रिपोर्ट भी मैं बहुत सुंदर तरीके से बनाऊंगा, समरी। और उस समय जो सुंदरता की बात मैं कर रहा हूं, दैट इज आफ्टर एनालिसिस। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। द फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज बिफोर we analyze the data, that is before analysis, and one is after we have analyzed the data, जब उसको रिपोर्टिंग फॉर्म में समरी बनाते हो। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं सर। प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस, उसमें सर डिफरेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने मेरे साथ, कुछ बच्चों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा जिसमें क्लास इंटरवल्स बनते हैं। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या, ग्रुप्स बना देना, सिंपल। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप बना देना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करके जमाना। कुल मिला के दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, उनको बांट देना प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में, जो हमारे लिए काम कर रहा है। तो दिया हुआ इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन into number of groups or classes according to some similarities of the observations। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में आने वाला। तुम एक कंपनी में ऑडिट करने गए, तुमने उस कंपनी से बोला कि आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी सेल्स हुई है, सेल्स, उसकी रिपोर्ट दे दो। तो उसमें हर एक लाइन में लिखा हुआ था कि इस दिन इतने बजे मैंने इसको सेल करी, इस दिन इतने बजे इसको सेल करा, ये वाला प्रोडक्ट इतने रुपए में बेचा, पे कैश में था या क्रेडिट में था, पूरी रिपोर्ट आ गई आपके पास। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपका जो कस्टमर है वो कौन सी सिटी या कौन से रीजन से बिलोंग करता है। अब आपने वो पूरी सेल्स रिपोर्ट देख कर ना आखिरी में एक समरी बनाई कि कितने कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया के हैं, कितने कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो ईस्ट इंडिया के हैं, कितने ऐसे हैं जो साउथ के हैं और कितने ऐसे हैं वेस्ट के हैं। तो यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। यहां भी आपने क्या किया, उन ऑब्जर्वेशंस को जो नॉर्थ के थे सिमिलर थे उनको एक साथ रख दिया, जो साउथ के थे उनको एक साथ रख दिया, जो ईस्ट के थे उनको एक साथ, एक समरी बना दी जिससे सामने वाले को यह पता चल सके कि तुम्हारी सेल्स जो है वो ज्योग्राफी वाइज कितनी है।
ज्योग्राफी वाइज मतलब तुम्हारा नॉर्थ का मार्केट बड़ा है, साउथ का मार्केट बड़ा है, ईस्ट का बड़ा है या वेस्ट का बड़ा है। कितने लोगों को ये वाला ग्रुपिंग समझ में आया कि मैंने यहां पर एरिया के हिसाब से या रीजन के हिसाब से मेरे डेटा को ग्रुपिंग कर दी है। दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करना, बिफोर एनालिसिस हम ऐसा क्यों करते हैं, वाई, ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये करने के पीछे कारण क्या है सर, ताकि नीट, प्रिसाइज और कंडेंस्ड डेटा दिखे। नीट मतलब साफ सुथरा और प्रिसाइज का मतलब होता है सर कि इररेलेवेंट डेटा हटा दिया जाए, जितना काम का है उतना ही रखो। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी होती हैं जो एनालिसिस के काम की नहीं है, तो वो यहां पर समराइज कर देते हैं। और क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो बहुत ज्यादा डेटा रहेगा तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। अगर तुम समरी बना देते हो तो थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है डेटा, ठीक है सर। फैसिलिटेट कंपैरिजन, फिर कंपैरिजन करना आसान पड़ता है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। उसका कोरिलेशन निकालना, उसका मीडियन निकालना, उसका एएम निकालना, ऑल दीज थिंग्स आर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। चलिए क्या क्या होता है सर, कौन कौन से पॉपुलर डेटा क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से पॉपुलर डेटा क्लासिफिकेशंस होते हैं वो हमको बता रहा है सर। एक पॉपुलर डेटा क्लासिफिकेशन होता है क्रोनोलॉजिकल। ओहो हो, अरे बात की क्रोनोलॉजी को समझिए, हैशटैग अमित शाह। क्रोनोलॉजी मतलब समय के हिसाब से चीजों को बांटना। तुमने पिछले 10 साल का रेवेन्यू ले लिया कंपनी से, ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हो, या फिर पिछले 1 साल का तुमने सेल्स ले लिया, मंथ ऑन मंथ दिखा रहे हो। मतलब अगर तुम तुम्हारे डेटा को टाइम के हिसाब से बांटते हो तो उससे 3 नाम दिए जाते हैं, या तो उसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या टेम्पोरल, या फिर टाइम सीरीज डेटा। तीनों का मीनिंग सेम है, ये सिर्फ तीनों अलग अलग नाम है। मीनिंग तीनों का सेम है, तीनों सिर्फ अलग अलग नाम है, दैट्स ऑल। जैसे कि रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर, व्हाट इज योर सेल्स ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर। गुड। अगला है सर आपका ज्योग्राफिकल, ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, लेकिन ये नाम आप पहली बार सुनोगे। ज्योग्राफिकल डेटा को स्पेटियल डेटा भी कहा जाता है। स्पेटियल, स्पेटियल और ज्योग्राफिकल का मतलब एक ही होता है। तो अगर कंट्री वाइज रेवेन्यू तुमने दिखा दिया, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कोई ग्लोबल कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, तो भाई वो तो गाड़ियां अपनी पूरे अलग अलग कंट्रीज में बेचती है, तो उसका कंट्री वाइज तुमने रेवेन्यू दिखा दिया, तो वो भी तो एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहला गया ना, कि या कॉन्टिनेंट वाइज, लेट्स से यूरोप में कितना, एशिया में कितना, ऑस्ट्रेलिया में कितना, अमेरिका में कितना, ये सारी चीजें। अब ये देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट है। हर कंपनी जो लिस्टेड होती है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट लाती है। तो टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट है, पुरानी है थोड़ी सी, जिसमें 3 साल का डेटा दिया हुआ है। ये देखो, अब सेल्स वॉल्यूम, कितनी गाड़ियां बेची हमने फाइनेंशियल ईयर 20 में, 19 में, 18 में, ये देखो टाइम वाइज बांट दिया। कितनी गाड़ियां हमने होलसेल में बेची, पता नहीं और क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर व्हीकल, हाँ पैसेंजर व्हीकल, पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल, कितनी कार बेची। कमर्शियल व्हीकल, कितने ट्रक बेचे, सीवी मतलब कमर्शियल व्हीकल, तो कितने पीवी थे, कितने सीवी थे, ऐसे करके। फिर रेवेन्यू, ईयर ऑन ईयर कितना रेवेन्यू है, 20 का कितना, 19 का कितना, 18 का कितना, कितना शेयर होल्डर्स इक्विटी है, कितना मार्जिन है, कितना कैश फ्लो है, ऑल अदर थिंग्स आर गिवन हियर। तो ये हो गया सर आपका रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डेटा या टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या इस एग्जांपल से आप लोगों को टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन समझ में आया कि डेटा को टाइम के हिसाब से बांट देना कहलाता है टाइम सीरीज डेटा। नाउ ये है सर हमारा स्पेटियल सीरीज डेटा। टाटा मोटर्स की ही एनुअल रिपोर्ट से मैं लेकर आया कि उसने कितना कितना रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका में किया, कितना यूनाइटेड किंगडम में किया, कितना यूरोप में किया, कितना चाइना में किया और कितना इंडिया में किया। ये उस पूरे का ब्रेकअप है। कंट्री वाइज नहीं बोलूंगा, कॉन्टिनेंट वाइज बोल दो इसको। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल और स्पेटियल सीरीज डेटा। होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस ब्यूटिफुल टॉपिक। कूल। नाउ कुछ और भी होते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी। अगर आप अपने डेटा को ना किसी क्वालिटी के हिसाब से बांट रहे हो, तो अगर आप अपने डेटा को किसी क्वालिटी के बेसिस पर बांट रहे हो, उसे क्या कहा जाता है सर? ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या डेटा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
2016 रियो ओलंपिक, ब्राजील में रियो में ओलंपिक्स हुए थे। उस ओलंपिक में कौन सी कंट्री ने कितने कितने मेडल्स जीते थे वो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उसको टोटल लिखने की बजाय मैंने बांट दिया है कितना गोल्ड, कितना सिल्वर और कितना ब्रॉन्ज। तो ये आपने डेटा को ना मेडल की जो रैंकिंग है, गोल्ड मतलब सबसे टॉप पे, सेकंड रैंक सिल्वर एंड देन ब्रॉन्ज, उस बेसिस पे बांटा है ना। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। वाओ, समझ में आ गया, डन है सर, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ये हो गया आपका टेम्पोरल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल डेटा ये, ठीक है। तो ये देखिए, बेस्ड ऑन सम क्वालिटी, एग्जांपल अवर कलर वाइज मेडल, डन। अगला पॉइंट आता है सर हमारा क्वांटिटेटिव या कार्डिनल डेटा। सर ये तो हम पढ़ने वाले हैं, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम लोग। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हमारा आएगा ना, उसमें यही तो पढ़ेंगे हम लोग, या पढ़ भी चुके हैं कई सारे लोग। बेस्ड ऑन क्वांटिटी के बेसिस पर क्वांटिटी को बांटना। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, देयर आर स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स, नहीं 36 स्टूडेंट्स। तो भैया कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 44 से 48 के बीच में, ये ग्रुप बना दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 49 से 53, एक ग्रुप बना दिया। कितने बच्चे ऐसे जिनका 54 से 58, ये ग्रुप बना दिया। मतलब आपने अपने डेटा को क्वांटिटी के बेसिस पर ही बांट दिया, क्वांटिटी का ही ग्रुप बना दिया, ना कोई क्वालिटी, ना कोई रीजन, ना कोई टाइम, नंबर्स को ही नंबर्स के बेसिस पर बांट दिया। और इसी को बोलते हैं सर हम लोग क्वांटिटेटिव या कार्डिनल डेटा। ठीक है सर, ये बात क्लियर है? ओ भैया ये बात क्लियर है, दिमाग में चली गई, दिमाग में छप जानी चाहिए ये वाली बातें सारी। ठीक है, चलो छोटे छोटे एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ अब सर हम लोग आ चुके हैं डेटा आफ्टर एनालिसिस। तुमने डेटा को एनालिसिस कर लिया है, तुमको बड़ा मजा आ गया डेटा एनालिसिस करके, तुमने बोला अब मैं इसकी रिपोर्ट बनाना चाहता हूं। अब उस रिपोर्ट को किस किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करोगे? तो तीन तरीके तुम्हारे पास होते हैं, टेक्स्ट, टेबल और डायग्राम। तीनों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। टेक्स्ट, टेबल, डायग्राम, 3 काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर देयर। तीनों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे सर हम लोग। सबसे पहले ये, मैंने ना एक कंपनी है रॉय इनेमल फैक्ट्री, वहां का कुछ डेटा कलेक्ट वलेक्ट किया और उसकी एक समरी बता रहा हूं मैं तुमको। तो पता नहीं मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है भाई, बड़ा बोरिंग सा दिख रहा है बट पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ते हैं। In 2019, out of 5,000 workers of the Roy Enamel factory, 4,200 were the members of trade union. Number of female worker was 20% of the total worker, out of which 30% were the members of the trade union. अरे बाप रे बाप रे। 2010 में the number of workers belonging to the trade union was increased by 20%. As compared to 2019, out of which 4,200 were male, the number of workers not belonging to trade union was 950, out of which 450 were females. भाई साहब पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने। टेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत लेंदी, बहुत बोरिंग होता है। ये आपको पूरा एक डेटा बता रहा है लेकिन लिख लिख कर पैराग्राफ फॉर्मेट में बता रहा है। इसी चीज की अगर मैं आपको टेबल बना दूं ना भाई, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो कितने लोगों को ये तो बस पढ़ के ही फील हो गया कि टेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रेफर्ड? बताओ कितने लोगों को ये पढ़कर ही समझ में आ गया कि जो टेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होता है ना सर, वो दिखाने के लिए प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज सो टाइम टेकिंग, इट इज सो बोरिंग एंड इससे कुछ समझ में भी नहीं आता जल्दी। समझ रहे हो ना? चलो, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज करने की जरूरत महसूस हो रही है, ऐसा विशेष बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, चेंज करने की जरूरत महसूस हो रही है। तो सर अब हम आते हैं टेबुलेशन में। अब देखो क्या दिया हुआ है, जब आप अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंट करते हो ना, तो आप उसे टेबुलेशन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बोलते हो। इसे प्रेफर किया जाता है टेक्स्ट के कंपैरिजन में। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया टेक्स्ट में बनाना पसंद करोगे या टेबल में, तुम हमेशा बोलोगे टेबल। क्या रीजन है? वाई? टेक्स्ट में ऐसी क्या खराबी थी? सर देखो, इट इज यूजफुल इन इजी कंपैरिजन। जब आप टेबल बना देते हो ना तो चीजें इजीली कंपैरेबल हो जाती हैं।
कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी आराम से प्रेजेंट हो जाता है। टेबल इज मस्ट टू क्रिएट अ डायग्राम। आपको ये बात तो मैं प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके लिए डायग्राम्स बना के लाया हूं, बट ये सब डायग्राम्स बनाने में ना पहले मुझे उसकी टेबल चाहिए होती है। तो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेबल के बिना डायग्राम भी नहीं बन पाते। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नो एनालिसिस इज पॉसिबल विदाउट टेबल। आपने भी देखा होगा यार, जब आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हो तो हम लोग टेबल बना के तो चीजें निकालते हैं। जब मुझे सिखाना होता है कि डेविएशन क्या होता है, मुझे सिखाना होता है एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं एक टेबल बनाऊं बढ़िया, क्योंकि टेबल से चीजें आराम से समझ में आती हैं। कितने लोग एग्री करते हो दैट टेबल इज अ गुड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन? टेबल इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, सुपर। अब जो वो वाला एग्जाम्पल था ना, उसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम टेबुलर फॉर्म में दिखाते ना तो ऐसा दिखता। ऐसा ही था ना कि एक कंपनी है जिसमें 2009 के अंदर कितने लोग मेंबर ट्रेड यूनियन के हैं, उसमें से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितने लोग ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं, उनमें से कितने मेल हैं कितने फीमेल है, टोटल मेल टोटल फीमेल कितने हैं। ये वही डेटा है जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, और जब टेबल में आ गया तो कितना सुंदर व्यवस्थित दिख रहा है। एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बढ़िया टाइम वाइज भी हो गया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस कहां बनते हैं, मैं उस पॉइंट पर लेकर जाता हूं तुमको। हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कहां बनकर निकलते हैं उस पॉइंट पर मैं आप लोगों को लेकर जाता हूं। सर, टेबल के कंपोनेंट्स, टेबल के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स, कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं, वो हम लोगों को समझने में, आपको बताता हूं कौन कौन से। सर, इसको, ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है, ओनली दिस पार्ट इफ आई टेल यू, यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट आपको मैंने ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बनाया है ना सर, इसे कहा जाता है कैप्शन। क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज कैप्शन ऑफ द डेटा। ओके सर, दिस इज कॉल्ड एज कैप्शन ऑफ द डेटा। कूल। अब मैं ना एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये जो मैंने ब्लू कलर का रेक्टेंगल बनाया थोड़ा बड़ा है, देखो जो ब्लैक वाला है ना वो सिर्फ यहीं तक जा रहा है, ट्रेड यूनियन मेंबर नॉन मेंबर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, बस ये ब्लैक वाला यहां तक नहीं जाएगा, ब्लैक वाला यहां तक आएगा, ये मेल फीमेल तक आएगा, ब्लैक वाला मेल फीमेल तक आएगा। तो ये कहलाता है आपका कॉलम, ये कहलाता है कॉलम्स का डेटा, ये कहलाता है सब कॉलम्स। कॉलम्स के भी दो पार्ट बन गए आपके कि भैया मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन में कितने मेल कितने फीमेल। तो जितना पार्ट में कॉलम और सब कॉलम बना रहता है उस पार्ट को कैप्शन बोलते हैं। जितना पार्ट में सिर्फ कॉलम और सब कॉलम होता है उसको कैप्शन बोलते हैं। और जिस पार्ट में उसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी आ जाते हैं कि आपका यूनिट परसेंटेज में है या नंबर में है या केजी में, लीटर में, मीटर में है, तो अगर आप अपने कैप्शन में यूनिट को भी जोड़ देते हो तो ये जो नीला वाला बॉक्स है सर, इसको नाम दिया जाता है बॉक्स हेड। ये जो ब्लू वाली चीज निकली ना, इसे कहा जाता है बॉक्स हेड। तो सारे बच्चे ध्यान से समझिए इस बात को, पहले ये दो चीजों का डिफरेंस समझिए। सिर्फ मेंबर वाली जो ये रो आपको दिख रही है और ये उसके सब कॉलम्स जो दिख रहे हैं, इतना पार्ट कहलाता है कैप्शन। लेकिन अगर उसके साथ यूनिट वाला पार्ट भी जोड़ दिया जाए तो उस पूरे को कहा जाता है बॉक्स हेड। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये नाम हमको याद रखने पड़ेंगे सर। हाँ, ये नाम हमको याद रखने पड़ेंगे। इस पे एमसीक्यूज आते हैं भाई, बढ़िया एमसीक्यूज आते हैं। चलो, अब जो ये वाला पार्ट है टेबल का, टेबल का ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक पूरा, ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मेरा कॉलम है, ये उनका जेंडर है, ये उनकी यूनिट है, ये 2009 का डेटा है, ये 2010 का डेटा है। तो इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट कॉलम डिस्क्राइबिंग अबाउट द रोज। ये क्या लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल है ना, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो आपकी रोज को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी रोज क्या है। यहां पर लिखा हुआ डेटा 2009 का होगा, यहां पर लिखा हुआ डेटा 2010 का होगा, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये मेल फीमेल है और ये मेन कॉलम है। तो ये जो आपका लेफ्ट पार्ट कहलाता है सर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टब, STUB, इसे कहा जाता है स्टब ऑफ द डेटा, STUB स्टब।
तो ये कुछ नाम हम लोगों को याद रखने थे सर। कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट अब आता है सर हमारे पास सर ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला जहां पर हम एक्चुअल नंबर्स लिखेंगे, जहां पर हम एक्चुअल नंबर्स लिखेंगे। ये जो आपको खाली डब्बे दिख रहे हैं, जो अभी खाली दिख रहे हैं, जो मेन डेटा है आपका, जिसमें एक्चुअल में लिखा होगा कि कितने लोग मेल है कितने लोग फीमेल है, सर इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द डेटा। इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द डेटा। तो क्या क्या कंपोनेंट समझे आपने टेबल के? कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी, और एक आखिरी चीज होती है सर जिसे कहा जाता है फुट नोट। फुट नोट टेबल में नहीं होता। फुट नोट ना सिर्फ डेटा का सोर्स बताता है। जैसे आप भी कभी अगर किसी चार्ट को देखोगे या किसी इन्फोग्राफ को देखोगे, नेट वेट में, इंस्टा में भी देखोगे ना, तो कभी कभी स्टार नीचे लिखा रहता है कि ये कहां से लाया गया है, सोर्स लिखा रहता है, सोर्स। तो ये जो टेबल के नीचे हम सोर्स लिख रहे हैं ना, इतने पार्ट को हम बोलते हैं सर फुट नोट। फुट क्योंकि टेबल के पैरों में लिखा हुआ है ना, वो टेबल के चरणों में लिखा हुआ है वो, इसलिए फुट नोट। चरण पादुकाओं में लिखा हुआ है ना, इसलिए उसको बोलते हैं फुट नोट। बस हो गया, कंपोनेंट ऑफ द टेबल्स आर डन। कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल आर डन। अब आप लोग चाहो तो जो खाली स्पेस आपके नोट्स में है वहां पर ये लिख लो। मैं एक समरी लिखवा देता हूं ताकि आपको एमसीक्यू लिखने में थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। तो ये लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले कैप्शन। व्हाट इज मेंट बाय कैप्शन? पहले कैप्शन की मीनिंग लिखते हैं सर। कैप्शन का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ टेबल, टेबल का अपर पार्ट डिस्क्राइबिंग रोज एंड कॉलम्स। या डिस्क्राइबिंग कॉलम्स एंड सब कॉलम्स भी लिख सकते हो। रुक जाओ, कॉलम्स एंड सब कॉलम्स लिखते हैं, रोज एंड कॉलम्स मत लिखना। अब एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, कि आपके नीचे के कॉलम और सब कॉलम क्या है उनको डिस्क्राइब करता है। वो मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रेड यूनियन में है या नहीं है, ये चीज। अगला पॉइंट, बॉक्स हेड। बॉक्स हेड, बॉक्स हेड को मैं बोलूंगा इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंटायर अपर पार्ट, एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल। एंटायर अपर पार्ट भाई, इंक्लूडिंग कैप्शन, इंक्लूडिंग कैप्शन एंड यूनिट्स। उसमें कैप्शन भी आ गया और यूनिट्स वाला जो आपका रो होता है वो भी इंक्लूड हो गया। तो एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट इंक्लूड्स कैप्शन ऑल्सो एंड यूनिट्स ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए गुड। नाउ अगला लिखता हूं मैं यहां पर स्टब, STUB। इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज। टेबल का लेफ्ट पार्ट जो रोज को डिस्क्राइब कर रहा है उसे कहा जाता है सर स्टब। एंड द नेक्स्ट वन इज बॉडी। इट्स द मेन डेटा containing numbers, मेन डेटा कंटेनिंग नंबर्स, दैट इज योर बॉडी। जो मेन डेटा होता है ना, जहां पर नंबर्स लिखे होते हैं, उसे सर हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द डेटा। ठीक है, हाँ आपको अपने नोट्स में लिखना है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स्ट्रा है। वैसे एमसीक्यू आता तो वहां लिखवा देता। और फिर आता लास्ट सर फुट नोट। एक्स्ट्रा स्पेस बिलो टेबल टू राइट सोर्स ऑफ डेटा। डेटा के सोर्स को दिखाने के लिए टेबल के नीचे जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे हम फुटनोट बोलते हैं। चलिए भाई,
इसको लिख लीजिए फटाफट और मुझे बताइए कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए या नहीं। राइटिंग अच्छी नहीं है मुझे पता है, और ऊपर नीचे भी जा रही है, लेकिन आई थिंक समझ में तो आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी एंड फुट नोट, ठीक है, चलो कूल। डन है सर, नो प्रॉब्लम, एकदम डन है। आगे बढ़ता हूं सर मैं अब। ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। टाइम कितना हो रहा है? अच्छा टाइम हो गया हमारा, 40 मिनट्स हो गए क्या? 45 मिनट्स, ओ 247 हो गए। अगला आता है सर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आपने टेक्स्ट फॉर्म देखा, टेक्स्ट की भारी बुराई करी, टेक्स्ट देखा, टेक्स्ट की भारी बुराई करी, फिर आपने टेबल देखा, टेबल की अच्छाई भी देखी और टेबल के कंपोनेंट्स भी देखे, टेबल से काफी क्वेश्चन भी आते हैं। और फिर आखिरी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन आता है आपका सर डायग्रामेटिक। अब डायग्राम का मतलब क्या? डायग्राम का मतलब ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, फोटोज हो गई। डायग्राम डज नॉट मीन डायग्राम जो बचपन में बनाते थे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। डायग्राम इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। कोई भी अट्रैक्टिव फीचर या आप इमेज बनाते हो ना, दैट इज डायग्राम। इट कैन इंक्लूड चार्ट, इट कैन इंक्लूड पिक्चर्स, इट कैन इंक्लूड ग्राफ्स, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो सर इसका नॉलेज समझना कि डायग्राम क्यों जरूरी है। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द लेमैन। लेमैन मतलब होता है मैंगो पीपल, आम इंसान जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है नंबर्स का या सेल्स रेवेन्यू ये सब चीजों का, लेकिन उसको ये है कि हाँ देखकर समझ में आता है चीजें बढ़ रही हैं कि डाउन हो रही हैं। आज अगर मैं तुमको ये बताता हूं कि एक शेयर है, एक शेयर मार्केट में एक शेयर है, उसका मूवमेंट दिखाता हूं। तो अगर तुम पढ़े लिखे नहीं भी होगे तो भी तुम ये तो बता ही दोगे कि देखो भैया पहले बढ़ गया था, फिर घट गया था, फिर बढ़ गया था एकदम से, फिर एकदम से नीचे आया था, फिर थोड़ा ठीक चला, एकदम से बढ़ा, एकदम से डिप मारा, फिर अभी थोड़ा स्टेबल चल रहा है। मतलब इंसान को टेक्निकल नॉलेज ना भी हो तो ये डायग्राम देखकर थोड़ा सा एक पैटर्न तो समझ पाता है कि नहीं समझ पाता? बताओ। एक व्यक्ति जिसको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना भी हो, क्या वो डायग्राम देखकर पैटर्न समझ सकता है? बताइए, क्या वो डायग्राम देखकर पैटर्न समझ सकता है? हाँ, तो वही बोल रहा है कि डायग्राम बनाने से फायदा ये होता है कि लेमैन भी उसे समझ सकता है उन चीजों को विदाउट हैविंग मच नॉलेज ऑफ नंबर। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज का नंबर का ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इसे समझ सकता है। हिडन ट्रेंड, आपको पता है आप टेबल बनाओगे ना तो आपको मूवमेंट्स पता नहीं चलेंगे, ट्रेंड पता नहीं चलेंगे कि यार वो हर बार ऊपर नीचे कितने समय में हो रहा है। तो इसीलिए तो लोग यार इतना सारा ग्राफ एटसेट्रा बनाते हैं चीजों को समझने के लिए। तो ऐसा नहीं टेबल बोल दिया तो टेबल सब कुछ है, टेबल के साथ ग्राफ उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, एनालिसिस करने में सपोर्ट करता है। तो लड़ाई नहीं चल रही है, जैसे टेक्स्ट और टेबल की तो लड़ाई करवा दी अपन ने, टेबल और डायग्राम के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। टेबल भी इंपॉर्टेंट है और डायग्राम सपोर्ट करता है टेबल को, ठीक है सर, कूल। तो डायग्राम भी यूज करेंगे, टेबल भी यूज करेंगे, बट टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। डायग्राम एक चित्र है तो उसमें यार डेटा नंबर के फॉर्म में सारा नहीं लिखा होता और थोड़ा सा अंदाजा भी करना होता है क्योंकि फिगर्स बने होते हैं, लेकिन टेबल तो एग्जैक्ट नंबर्स और डेटा है ना, तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी क्या दोनों के बीच में कोई लड़ाई है? क्या ऐसा होता है कि जो लोग टेबल यूज करते हैं वो डायग्राम नहीं बना सकते? नहीं रे भाई, अपन दोनों ही यूज करते हैं। लेकिन हाँ टेक्स्ट से बेटर टेबल होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, टेक्स्ट से बेटर तो टेबल ही होता है। चल कूल। अब हम लोग क्या है भाई, 3 टाइप के हमारे डायग्राम होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। ये तीनों टाइप के डायग्राम जो है हम लोग करने वाले हैं कल से। तो आज मैं आपको सबसे पहले होमवर्क दे देता हूं। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे? तो आज का होमवर्क है आप लोगों का, आपको करना है सेट ए, एक्सरसाइज सेट ए। ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। थ्योरी एमसीक्यूज हैं, थ्योरी एमसीक्यूज आपको ट्राई करके आने, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। चलो
तो होमवर्क है आपका कल के लिए एक्सरसाइज सेट ए जो है आपका चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30। आप चाहो तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूं कौन सा एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज। ये दिख रही है आपको सेट ए, ये सेट ए, ठीक है। ये पेज नंबर भी बता देता हूं आपको, ये देखो 13.27 पेज नंबर है और इस पेज नंबर में से आपको 30 तक करके आना, बस क्वेश्चन 30 तक, दैट्स इट, ठीक है। और चलो यार ये तो हो गया। सो उम्मीद करता हूं माय डियर चैंपियंस कि आपका ये सेशन जो है आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग रहा होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है और मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं मॉनिटर करके, तो चिंता मत कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन हो और आप ये भी बताइएगा कि इवन इफ द क्लास वाज रिकॉर्डेड आपको कैसा फील हुआ, क्या आपको पढ़ने में मजा आया नहीं आया, ठीक है जी। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो जाते जाते एक बार फिर से बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज माय टाइम टेबल। मैं यूट्यूब पर इसी चैनल पर रोज रात को 8 बजे आता हूं, जिसमें नवंबर 2022 जो एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक अभी चल रहा है हमारा। और उसके साथ साथ स्पेशल क्लास पर और यूट्यूब पर दोपहर को भी आता हूं, जहां पर मैं नवंबर 22 वालों के लिए वन शॉट रिविजन्स और एमसीक्यू क्विजेस लेकर आ रहा हूं एमपीएल के अंदर। और प्लस की भी अमेजिंग बैचेस हमारी जो है लाइनअप हैं, एकाग्रता बैच भी आने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, जो भी टॉपिक्स मैं करवाते जा रहा हूं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाते जा रहा हूं। एक प्लेलिस्ट तो यूट्यूब में बनती है, बट उसके साथ साथ एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूं जहां पर एक ही जगह पर हमारे सारे टॉपिक्स एक के बाद एक लिखे होंगे, एंड दैट इज www.livedaily.me/ca livedaily। तो चलिए मैं चलता हूं ब्राउजर में और आपको ये वाली लिंक एक्सेस करके दिखाता हूं कि यहां पर एक्चुअली में होता क्या है सर, ठीक है जी। तो लेट अस गो टू दैट। मैंने यहां पर जो है ब्राउजर ओपन किया और यहां पर जो लिंक मैंने आपको बोली वो मैंने बुक मार्क करके रखी हुई है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, ये देखिए आपके सामने बहुत सारे टैब्स आएंगे। इन टैब्स में आपको मेरा टैब दिखेगा सीए फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट। मैथ्स लिखा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओनली मैथ्स, मैथ्स स्टैट्स एलआर पूरा इंक्लूड है, वो तो सिर्फ नाम को छोटा रखने के लिए मैथ्स किया है। और ये देखिए सर, सबसे पहले आगाज जो हमने अबाउट सब्जेक्ट और कैलकुलेटर के बारे में बात करी, टॉपिक 0 बोल रहा हूं मैं उसको। फिर पहला टॉपिक जो हमने स्टडी वाला लिया, टॉपिक 1 ब्लड रिलेशंस, तो उसके सारे लेक्चर्स यहां पर हैं, अलॉन्ग विद जो क्विज हमने ली थी सैटरडे को वो भी यहां इंक्लूड है। और टॉपिक 2 है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसका पहला लेक्चर जो कि हमने आज ले लिया है, ये उसकी लिंक आपकी यहां पर दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर सारी लिंक्स अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी रिस्पेक्टिव लेक्चर ये होगा 2, 3, 4, 5, ये लिंक्स अपडेट होती रहेंगी आपकी। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं अगला टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा तो ये जो है आपका टेबल बढ़ता जाएगा। और इसमें 1, 2, 3 इसलिए लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि किस टॉपिक के बाद क्या करवाया है। तो अगर कोई बच्चा लेट भी आता है तो बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, ठीक है सर। तो ये तो हो गया सर फ्री क्लासेस को स्ट्रक्चर्ड वे में कहां से देखना है। लेकिन सर अगर आपको अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ानी है, अगर आपको 100% लाइव विथ एक्सक्लूसिव नोट्स ऑफ एजुकेटर्स करना है और साथ में ऑडियो इंटरेक्शंस करना है टीचर्स के साथ, अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं, तो ऐसे केस में सर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स बताता हूं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ये लीजिए सर, लेट्स गो टू unacademy.com। जैसे मैं unacademy.com पर आता हूं, सबसे पहले अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, विच मीन्स यहां पर तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी होती है। आपको सबसे पहले बताना है कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर जाके आप सीए सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपका जो भी गोल है अभी के लिए सीए फाउंडेशन। और इस गोल में जैसे आप यहां पर आ गए होम पेज में, अब मैं आपको बताता हूं ये ग्रीन बटन को प्रेस करने से आप क्या बोल रहे हो सर, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। मतलब यहां पर ना तो लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप, ना ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ना ही पर्टिकुलर बैच के लिए। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोई भी बैचेस अटेंड कर सकते हो। जैसे एकाग्रता की भी 2 बैचेस आ रही हैं, तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 या 2 के लिए नहीं ले रहे हो, आप अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के लिए ले रहे हो, एंड यू कैन वॉच एनीथिंग एज पर योर विश, नो कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। बस आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अब जो भी मैंने आपको अभी बात बताई क्लासेस के बारे में अनलिमिटेड वाली, वो सारे फीचर्स हैं प्लस के। लेकिन अगर आपको और मीनिंगफुल तरीके से तैयारी करनी है, आपको मेंटरशिप चाहिए लाइव, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग डेडिकेटेड चाहिए,
तो आइकॉनिक में जा सकते हैं। और लाइट होता है हमारा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के फीचर्स प्लस और आइकॉनिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ, ये देखो प्लस और ये है आइकॉनिक। तो ऑब्वियसली आइकॉनिक की थोड़ी ज़्यादा होगी बिकॉज एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको लेना है एज पर योर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ड्यूरेशन सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर जाके ये कोड का जो सेक्शन दिख रहा है इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा सही स्पेलिंग के साथ। CA आपका नेम प्रणव, मेरा नेम CAPRANAV, प्रणव 10 इज नॉट माई कोड, ठीक है। तो यही कोड यूज करिए एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे एंड कंप्लीट द सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी इसके रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा भैया। चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट एंड गुड नाइट।